नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर आर के त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर मृदा विज्ञान, नारायण कॉलेज, शिकोहाबाद. Today I will discuss about the forest crime and deforestation are interrelated. इसमें क्या होता है कि वन अपराध, सबसे बड़ा अपराध वन की कटाई ही है, जिसके बारे में हम आज आपको विस्तार से चर्चा करेंगे. इसमें जो सबसे पहले जानना आवश्यक है कि वन क्या होते हैं. हमारे चारों तरफ जो भी ग्रीनरी है, जो पेड़ पौधे हैं, उनका एक समूह, साधारण भाषा में हम इस समूह को वन कह सकते हैं. साधारण भाषा में ये वन ही हैं. ये धरोहर, जो वन संपदा हमारी धरोहर है, इसको बचाना हमारा परम कर्तव्य भी है. इसके प्रभाव के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि इनको क्यों बचाना चाहिए, इसका क्या रिलेशन है मानव से, प्रकृति से, पर्यावरण से. इसको भी ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है. तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें आपसे कहना पड़ रहा है कि वृक्षारोपण करें, अधिक से अधिक वृक्षों को लगाएं, जिससे कि हमारा वन सुरक्षित रहे. ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए. जैसा कि हम सब जानते हैं कि वन हमारे लिए प्रत्येक स्तर पर बहुत उपयोगी है. इसके बिना पृथ्वी पर प्राणियों का रहना बिल्कुल असंभव है. वन में हमें प्राणवायु मिलती है, जिसकी उपस्थिति में हम सब लोग अपना जीवन यापन करते हैं. इसके महत्व को समझना चाहिए. इस संपदा को नष्ट करने वाला प्रत्येक प्राणी अपराधी होना चाहिए, सरकार की दृष्टि में भी, समाज की दृष्टि में भी. हालांकि सरकार ने इस वन संपदा को नष्ट करना एक राष्ट्रीय अपराध माना है. समय समय पर इसकी सजा भी निर्धारित की है. हमें अपनी जिम्मेदारी को भी समझना बहुत ही आवश्यक है, तभी हम अपनी इस संपदा को बचा पाएंगे. जो जितना भी हमारे चारों तरफ जो एक सघन जो आवरण वृक्षों का प्रकट होता है, जो दिखाई देता है, वही वास्तव में वन होता है. इसमें अधिकांशतः विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं. ये पेड़ पौधे न केवल मेरी जलवायु को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमें बहुत सारे पदार्थ प्रोवाइड करते हैं, जिसका कि हम उपयोग डेली लाइफ में करते हैं. वन, इसीलिए इनको हमें संरक्षित करना भी आवश्यक समझना चाहिए. इसकी वन के संरक्षण से या वनों के होने से विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जैसे वर्षा होती है, तापक्रम का नियंत्रण होता है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की मात्रा ब्रह्मांड में रेगुलेट होती है, हमारे पर्यावरण प्रदूषण से निजात मिलती है. बहुत सारे इसके जो डायरेक्ट प्रभाव हैं, ये वनों के कारण ही हैं. इससे जानने के लिए हमने यहाँ पे इसको इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड उसकी उपयोगिता के बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ, और मैंने इसमें लिखा भी है. इसमें मानव को वनों से होने वाले कौन कौन से लाभ हैं, इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जिनको हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन वास्तव में हम उनका उपयोग या उनको हम प्रयोग में या उनका हम अपने मन मस्तिष्क में ग्रहण नहीं करते. देखिए, वनों से प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के पदार्थ, रोटी, कपड़ा, मकान, सब समाज में अनेक प्रकार के उद्योग धंधे, उसमें जितने भी निर्मित कच्चा माल, सब हमें वनों से ही तो प्राप्त होता है. अनेक प्रकार की इमारती लकड़ी जो हम अपना घर बनाते हैं, उसमें किवाड़ के लिए, फर्नीचर के लिए और विभिन्न प्रकार के कुर्सियों के लिए हम क्या करते हैं, इमारती लकड़ी का प्रयोग करते हैं. इसमें है शीशम है, देवदार है, साल है, सागौन है. पहले जो स्लीपर बनाए जाते थे, वो साल, सागौन, देवदार के शीशम स्लीपर बनाए जाते थे, जिस पे कि ट्रेन ट्रैक बना करके रेल चलाने का काम किया जाता था. इसे हमें जलाने के लिए भी बहुत सारी लकड़ी मिलती है, जिससे कि हम भोजन पकाने के काम में हम लेते हैं. जैसे ढाक है, बबूल है, इमली है, रंड है, और गोंद भी इनसे हमें प्राप्त होता है.
जैसे बबूल है, नीम आदि का गोंद। कार्क बनाने में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे ओक की छाल है। टैनिन प्राप्त होता है, जैसे अमलतास, बमूल इत्यादि है। रबड़ भी हमें वनों से ही मिलती है, जैसे रबड़ या गटापारचा के पेड़ होते हैं उनसे प्राप्त होती है। कत्था है, सुपारी है, ये भी हमें वनों से प्राप्त होती है। औषधियाँ भी हमें वनों से प्राप्त होती हैं, विभिन्न प्रकार की औषधीय पौधे। जितना भी हिमालय पर्वत है, यहाँ तक कि चाइना में लगभग 5,000 औषधीय वृक्ष हैं, अमेरिका में लगभग 3,000। लेकिन हमारे भारत की संपदा भी इससे अछूती नहीं है। भारत की इस वन संपदा में असंख्य ऐसे पौधे हैं, इतने औषधीय पौधे हैं जिनके के बारे में हम आज तक पूरी तरह से परिचित नहीं हैं। जैसे जैसे खोज होती चली जा रही है, हम उनके बारे में जानते चले जा रहे हैं। बहुत प्रकार के फूल, फल, चारा देने के लिए सुगंधित फूल, जितने भी सेंट बनाए जाते हैं फूल, हम विभिन्न प्रकार के परफ्यूम सेंट बनाने में उनका प्रयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के फल जिनसे कि हमें विटामिन्स, प्रोटीन्स और विभिन्न प्रकार के मिनरल्स हमें प्राप्त होते हैं, हमें स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। विभिन्न प्रकार के फल भी इन्हीं वनों से मिलते हैं। हम जिन पशुओं का प्रयोग करते हैं दूध के लिए, मांस के लिए या अन्य किसी उपयोग के लिए, उनका चारा भी हम वनों से प्राप्त करते हैं। अगर वन नहीं होंगे तो बहुत कुछ हम खो देंगे, बहुत कुछ हम इनको उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे। तो अतः वनों का हमें लाभ की तरफ ध्यान दे करके वन को हमें सुरक्षित रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अनेक प्रकार के उद्योग, देखिए धंधे, जैसे उद्योग धंधे जैसे वनों पर आधारित हैं। कागज़ है, लाख है, दिया सलाई है, रबर है, पेंट है, वार्निश है, रेजिन है, कत्था है, सेल्यूलोज है, फर्नीचर, प्लाईवुड। कितना बड़ा कारोबार इनका फर्नीचर और प्लाईवुड का भारत में है। टोकरी बनाने का, जो घरेलू उद्योग धंधे हैं उनका भी बांस की टोकरी वगैरह बनाई जाती है। वो कहाँ से लकड़ी प्राप्त होती? वन से ही तो प्राप्त होती है। चटाई है, जूट के गलीचे बनाए जाते हैं, गद्दे बनाए जाते हैं, उसमें जूट भरा जाता है। ये कहाँ से प्राप्त होता है? वनों से ही तो प्राप्त होता है। इतना बड़ा शहद का कारोबार है, कहाँ से? मधुमक्खी कहाँ पे लगती हैं? फूलों से वो नेक्टर चूसती हैं और शहद बनाने में इसका कार्य करती हैं। इसी तरह से रेशम, लाख, ये भी हमें वनों से प्राप्त होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें वनों से मिलती हैं। लिहाजा वनों का हमें वनों को कटने से रोकना चाहिए, वनों को हमें संरक्षण करना चाहिए। और देखिए पर्यावरण एवं उसका संतुलन भी किस तरह से वनों के द्वारा ही होता है। वनों द्वारा जलवायु का नियंत्रण होता है। वन आर्द्रता और वर्षा को भी नियमित करते हैं, तेज आंधियों को रोकते हैं, प्रोटेक्टिव कवर का काम करते हैं। जो मरुस्थल है उसके प्रसार में अवरोध पैदा करते हैं। नहीं तो मरुस्थल में क्या होता है, आंधी चलती है, एक स्थान से मिट्टी उड़ी दूसरे स्थान पर जाकर के एकत्रित हो गई। तो वन क्या करते हैं, उस हवा के प्रवाह को रोकते हैं और जो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है उस मिट्टी को रोकने में सहायक होते हैं। अनेक प्रकार के जीव जंतु वनों द्वारा भोजन व आवास प्राप्त करते हैं। बहुत सारी चिड़ियाँ हैं, बहुत सारे बरोइंग एनिमल्स हैं, वो वनों में ही रह करके अपने जीवन को बचाते हैं। हमने एक आपको मालूम होगा जो जैव चक्र होता है, पर्यावरणीय संतुलन में जैव चक्र बहुत ही आवश्यक है। एक प्राणी दूसरे प्राणी के ऊपर कैसे निर्भर है। अगर जैव चक्र की एक भी कोई कड़ी टूट गई तो क्या होगा, पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति हो जाएगी और हमारा जो ढांचा है वो नष्ट हो जाएगा। तो पर्यावरण संतुलन में वनों का बहुत महत्व है। हमें जो पौधे क्या करते हैं, पौधों प्रोड्यूसर का काम करते हैं और इसके बने बनाए भोजन पर, जैसे फल है, पत्ती है, अन्य प्रोडक्ट हैं, इन पर हम सभी लोग निर्भर करते हैं, जिन्हें कि हम कंज्यूमर कहते हैं। विभिन्न श्रेणी के कंज्यूमर भी होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एंड फाइनल कंज्यूमर। इनके ऊपर, पेड़ों के ऊपर विभिन्न प्रकार के कीट, विभिन्न प्रकार के पक्षी, विभिन्न प्रकार के अन्य प्राणी जीवित रहते हैं। उन प्राणियों पर हम सभी लोग जिंदा रहते हैं। ऐसा मेरा मानना है
कि इसे अगर वन का जैव चक्र नष्ट हो गया, पेड़ पौधे नष्ट हो गए, तो डेफिनेट है कि हम अपनी सभ्यता को खो देंगे, हम अपने आप को खो देंगे। और वन क्या करते हैं, ये हमारी वायु को सुरक्षित रखते हैं, जलवायु नियंत्रण में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। वन जो है वो मनोरंजन और रमणीयता, सौंदर्य एवं शिकार के साधन भी हैं। हम वन विहार करते हैं, वनों में जाते हैं, शुद्ध वायु प्राप्त होती है, बड़े मनोहरकारी दृश्य देखने को मिलते हैं। ये सब क्या है, कहाँ से मिलते हैं, हमें वन से ही मिलती है। हम देखते हैं सुंदर रंग बिरंगे फूल और पक्षियों की आवाज़ें, ये कहाँ से मिलती हैं, ये हम वनों में जाकर के ही प्राप्त करते हैं और हम अपने को आनंदित करते हैं। वनों में जंगली जानवरों का शिकार देखा हुआ है कि प्राचीन काल में बहुत सारे शिकार होते थे। उन शिकारों के कारण वन बहुत प्रसिद्ध थे। ये हम रिक्रेशन का भी साधन पुराने समय में था। अब तो इस पर रोक लग गई है कि किसी तरह वन्य जीवन को बचाने के लिए हम शिकार न करें। उसके लिए अपराध घोषित कर दिया है कि वन के जानवरों को मारना, पेड़ काटना एक वन अपराध है, इसकी सज़ा है। अतः हम इससे दूर रहें, वनों को न काटें, हिरन को न मारें, चीते को न मारें, हाथी को न मारें। विभिन्न प्रकार के जो प्राणी हैं जो वनों में, मोर को न हम सताएं। इस तरह की बहुत बहुत प्रकार के ऐसे नियम, कायदे, कानून कड़े कर दिए गए हैं जिसकी वजह से हम वन को संरक्षित, वन संपदा को संरक्षित कर सकते हैं। वनों में अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ, दवाएं, फल, फूल सभी प्राप्त होते हैं। वन भूमि, जल, वायु के मध्य संतुलन भी पैदा करता है। मिट्टी कटाव को रोकने में भी हमारी सहायता करता है। वनों से उपयुक्त सभी लाभों एवं उपयोगिताओं को देखते हुए वैदिक काल में भी हमारी सभ्यता में इस प्राण वायु को बचाने के लिए बहुत प्रयास किया गया और कहा भी गया। इसलिए वेदों और पुराणों में वृक्ष को काटना या उन्हें हानि पहुंचाना नराधम माना गया था। वृक्ष बागों को लगाना पुत्र प्राप्ति से भी अधिक माना जाता है। यही कारण है कि पेड़ लगाने वाले को स्वर्ग नहीं तो स्वर्गीय सुख तो अवश्य मिलता है, ऐसा मेरा मानना है। हमारी संस्कृति में वनों का महत्व देखते हुए उन पेड़ों को जिनकी की उपयोगिता अधिक है हमारी संस्कृति से जोड़ दिए गए हैं। जैसे तुलसी है, नीम है, आंवला है, बरगद है, पीपल है, इनको हमारी संस्कृति से जोड़ दिया गया है कि हमारी संस्कृति ये कहती है कि हम ऐसे उपयोगी वृक्षों की पूजा करें, इनसे उपयोगी वृक्षों को रोकें जिससे कि वन उन्मूलित न हो। जो भी लाभ इनसे प्राप्त हो सकें वो पूरे लाभ हम मानव प्राणी को प्राप्त हों। ऐसी संकल्पना, ऐसा विचार हमारे ऋषि मुनियों के मन में था और वो संस्कृति आज भी बरकरार है, जिसकी वजह से हम आज खुली हवा में सांस लेकर के वनों में रह रहे हैं, इस ब्रह्मांड में रह रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि डिफॉरेस्टेशन की। अब हम वन उन्मूलन कैसे करते हैं? हालांकि ये बहुत बड़ा क्राइम है, इसको रोकना प्रत्येक प्राणी का धर्म है। सरकार तो अपनी तरफ से व्यवस्थाएं कर ही रही है, लेकिन फिर भी मुझे भी अपनी तरफ से ये संकल्प लेना चाहिए कि हम वनों का उन्मूलन न करें, वनों को हम नष्ट न करें। बहुत ही आवश्यक है। इसमें क्या होता है कि वन जब लगातार जनसंख्या वृद्धि के कारण जितने भी वन हैं वो नष्ट होते चले जा रहे हैं और वनों में लोग निवास करने लगे हैं, पेड़ पौधों के नीचे रहने लगे हैं। जब रहते हैं तो आग का भी प्रयोग खाना बनाने, अन्न के लिए करते हैं, जिसके कारण आग खुली छूट जाती है। बीड़ी सिगरेट के द्वारा खाना बनाने के कारण, अपने टेम्परेचर मेंटेन करने के कारण वहाँ के प्राणी, वहाँ पे रहने वाले मनुष्य आग को लगा करके छोड़ देते हैं, जिससे आग हवा की तरह पूरे वनों में फैल जाती है। बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े दरख्त
जल करके नष्ट हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा क्राइम है कि हम ऐसी संपदा जो बहुमूल्य है, जिसको हम आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसी संपदा जल करके नष्ट हो जाती है। ऐसी, और ये ऐसा आज ही नहीं, अमेजन के जंगलों में, अमेरिका के जंगलों में, भारत के जंगलों में, उत्तराखंड में आप देखते हैं कि हर वर्ष कोई ना कोई आग ऐसी लगती है कि वन तथा पेड़ जलते चले जाते हैं, नष्ट होते चले जाते हैं। अब और क्या है, कैसे इन्मूलित करते हैं? वनों से अंधाधुंध वृक्षों को काटते हैं हम, विभिन्न उपयोग के लिए, आवास बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, नाव बनाने के लिए, इमारती सामान बनाने के लिए, अनेक उपयोग की चीज़ों के लिए हम लगातार वन को काटते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि पशु भी हम चराते हैं, उनकी डालों को हम काट देते हैं, ईंधन के लिए भी हम काट देते हैं, कच्चे पक्के सारे वृक्ष काट के नीचे गिरा देते हैं। तो ये अंधाधुंध कटाई पर हमें रोक लगाना चाहिए, सरकार को इस पर कड़े कानून बनाना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि को भी रोकना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो इसी तरह से हमारी वन क्षेत्र कटते चले जाएंगे, साफ होते चले जाएंगे, और उनसे जो मुझे लाभ होता है, उनसे जो मुझे पर्यावरण संतुलन की स्थिति पैदा होती है, वो नष्ट हो जाएगी। तो हमारा जीवन भी इस तरह से नष्ट होने के कगार पर आ जाएगा। वनों से लकड़ी को निकालने के लिए सड़कें बनाई जाती हैं, वृक्षों को सड़कों के किनारे से काटा जाता है, रास्ते बनाए जाते हैं। ये सब क्या है? ये वन के पेड़ों का कटाव तो ही है। प्रायः वनों में बड़े पैमाने पर काट दिया जाता है, कहीं बड़ी बिल्डिंग बन रही है, कहीं वो ऊंचे संस्थान बन रहे हैं, उनके लिए बिना किसी दर्द के, बिना किसी योजना के वनों को काट दिया जाता है। पाइपलाइन बिछाई जा रही है, उसके लिए भी हम वनों को काट देते हैं। लगभग 30-40 वर्षों में अगर यही प्रक्रिया रही तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अब तक 42 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र में वन कम हो चुके हैं। अगर यही चलता रहा तो और वन नष्ट हो जाएंगे, जिनको बचाना बहुत ही आवश्यक है। इसी प्रकार और वनों में जो पौधे होते हैं उनमें कीड़े हैं, दीमक है, रोग विभिन्न प्रकार के लग जाते हैं, जिससे कारण वन के पेड़ प्रभावित होते हैं, और कीड़े लगने से वो हवा के द्वारा या पानी के द्वारा प्रेशर से वो नीचे गिर जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए? ये तो बात के उपाय हैं, लेकिन ये सारे कारण हमारे वन उन्मूलन के हैं, जिनको कि रोकना बहुत ही आवश्यक है। हमें क्या सुझाव है, हमें क्या अपनाना चाहिए जिससे वनों का विकास हो? कि वनों के क्षेत्रों का विस्तार करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, वनों की उत्पादकता को बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है, और वनों को संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। वनों के विकास के लिए हालांकि सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं, जिसमें कि राज्य सरकार ही शामिल है। बहुत सारे प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई वन रोपण कार्यक्रम होता है, और सरकार लक्ष्य देती है कि 1 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। तो समाज भी आगे आ रहा है, और विभिन्न प्रकार की सामाजिक संस्थाएं भी अपना कार्य कर रही हैं, और सरकारी कर्मचारी भी जगह जगह वृक्षारोपण, वन महोत्सव, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजन करके जन जागरण कर रहे हैं। और उस जन जागरण के द्वारा बेकार पड़ी ज़मीन पर या स्कूल के किनारे या प्रत्येक संस्थान या व्यक्ति अपने खेत या मेड़ पर वन को रोपित कर रहा है, पेड़ को रोपित कर रहा है। जागरूकता तो है। राज्यों के वनों एवं कृषि विभागों के न्यूनतम क्षेत्र का निर्धारण, ये केंद्रीय वन बोर्ड को एक योजना बनाई है, जिसके अंतर्गत वृक्षारोपण का लक्ष्य भी रखा गया है। फार्म वृक्षारोपण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। गाँव में फार्म वृक्षारोपण को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। छोटे छोटे फार्मों को लकड़ी देने वाले, हंसी उगने वाले वृक्षों से पाटा जा रहा है। सड़कों और नहरों, रेलवे लाइन के दोनों ओर वृक्षारोपण किया जा रहा है। सड़कों के चारों तरफ, सड़कों के दोनों तरफ, तथा जो भी स्थान खाली पड़े हैं उनमें वृक्षारोपण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। यहाँ तक कि सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं। आप ऐसे कार्यक्रम हैं कि आप उनको सूचित करिए कि मैं अपने क्षेत्र में, अपनी जगह में पेड़ लगवाना चाह रहा हूँ, तो वो वन विभाग के द्वारा फ्री में आपको पेड़ उपलब्ध कराएंगे, और उपलब्ध करा करके वो आपके खेत में लगवाएंगे। देखभाल आपको करनी पड़ेगी,
बहुत सारे एनजीओ भी विभिन्न प्रकार के वृक्ष, जिसमें कि मेडिसिनल प्लांट हैं और इमारती लकड़ी के वृक्ष हैं, वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। वो एक वन समाप्त ना हो उसकी दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। विभिन्न प्रकार के प्रचार के माध्यम, जैसे वन महोत्सव, जगह जगह लिखे हुए होर्डिंग, जगह जगह दीवारों पर लिखे हुए प्रचार के सामग्री, और ये सब क्या है, ये प्रचार सामग्री द्वारा एक जन जागरूकता फैलाई जा रही है और फैलाई भी जाना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक के मन में वन के प्रति, पेड़ के प्रति श्रद्धा जागृत हो और वो आसानी से उस लकड़ी, उस वृक्ष को न काट पाएँ। वन महोत्सव के प्रचार के लिए वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि करना अधिक सरल है। जन साधारण को वृक्षारोपण के लिए उचित तकनीकी सलाह देना चाहिए, उनकी गोष्ठियाँ कराना चाहिए और उनको यह प्रलोभन देना चाहिए कि अगर आप वन लगाएंगे तो आपको सरकारी सहायता सरकार के द्वारा ये प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा। इस तरह हर बच्चे को जागरूक करना चाहिए, हर घर घर तक बच्चे को जागरूक करके वन लगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी बड़े समारोह में अगर हम मुख्य अतिथि को बुलाते हैं तो उस मुख्य अतिथि को अगर हम वृक्षों के द्वारा सम्मानित करेंगे, किसी वृक्ष के द्वारा सम्मानित करेंगे, तो डेफिनेट है कि उसको देखने वाले, उसको जानने वाले और उसमें आने वाले सभी आगंतुकों को अच्छा लगेगा। और ये वन को कैसे हम संरक्षित करें, वन को हम कैसे बढ़ाएं, उसकी दिशा में एक बहुत अच्छा कदम होगा। इसी तरह से वनों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि वनों, लगभग हम जानते हैं कि लगभग 75 करोड़ रुपए मूल्य की वन उपजों का आयात करना पड़ता है। वन की उपज को बढ़ाने के लिए अन्य सुझाव जो निम्नलिखित दिए गए हैं, इनको अपनाना बहुत ही आवश्यक है। परिवहन संबंधी कठिनाइयों को दूर करना, वनों से हमें जो धन मिलता है, जो धनार्जन होता है, उसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, परिवहन संबंधी जो कठिनाइयाँ हैं, उन कठिनाइयों पर हम कार्य करें और उन कठिनाइयों को दूर कर हम वन में उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, वन का हम आय का साधन बना सकते हैं। तो आंतरिक भाग में परिवहन के साधनों और सड़कों का विकास ऐसे करें कि हम कम से कम पेड़ हमारे सुरक्षित तो रहें। इसी तरह से परंपरागत तकनीकी से छुटकारा, वनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए लकड़ी काटने वाली नई तकनीकी का प्रयोग करें। उस तकनीकी में अगर कोई वन खराब हो गया है, पेड़ दीमक युक्त हो गया है, टूट गया है आदि से, तो हम इस तरह से उसको काट करके नीचे डालें और उसको उपयोग में लाएं कि दूसरा बगल वाला वृक्ष नष्ट ना हो पाए। इसी तरह से वनों को संरक्षण देना का और भी है, जैसे वनों के विकास के लिए उन्हें नष्ट होने से बचाना बहुत ही आवश्यक है। विगत 35 वर्षों में 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि का सफाया कर दिया गया है। इस संबंध में कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। जो इतनी 35 वर्षों में 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि का सफाया हो गया है, उसको हम कैसे बचाएं। कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू कराएं। जितने भी कानून सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, वृक्ष अगर काटता है तो कत्ल के बराबर, किसी का मर्डर के बराबर अगर हम लोग को सज़ा देंगे, अगर हम लोग को हम प्रताड़ित करेंगे, तो सरकारी की तरफ से अगर हम उसको सज़ा देंगे तो डेफिनेट है कि हमारा कानून प्रभावी होगा और वन कटने से रोकेंगे। सभी राज्यों में हरे भरे वृक्षों को रोकने के लिए बहुत अत्यंत कठिन कानून बनाए गए हैं। इस संबंध में जो कानून बने हैं उनका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, उनका क्रियान्वयन प्रभावी होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जो अंधाधुंध कटाई हो रही है उसको रोकना चाहिए, और जो लगातार कटाई होने से पर्वतीय क्षेत्रों में क्या हो रहा है, वन कटाई होने से एक इरोजन, मृदा के कटाव की समस्या पैदा होती चली जा रही है, विकराल रूप धारण करती चली जा रही है। पानी के तेज बहाव से यदि मृदा कट गई है तो दूसरे स्थान कट करके दूसरे स्थान पर जो पेड़ हैं उन पर दबाव डालेगी, तो एक स्थान पे तो पौधे नष्ट हो ही गए हैं, दूसरे स्थान पर जाकर भी उन पौधों को नष्ट कर देंगे। इसी तरह से वन संपदा नष्ट होती चली जा रही है। हमें पशुओं की चराई की मुक्त
मुफ्त चराई पर रोक लगाना चाहिए। जो मुक्त चारण होता है, चाहे जहाँ पशुओं को छोड़ दिया जाता है और पौधों को वो नष्ट कर देते हैं, उस पर रोक लगना चाहिए। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में भी वनों का जो महत्व हमने थोड़ा सा आपको अवगत कराया था, वो क्या महत्व है इसमें कि हमें कितना इकोनॉमी प्राप्त होती है। इससे मनुष्यों एवं जीव जंतुओं के दैनिक उपयोग के लिए वनों से विविध प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का स्थान क्यों महत्वपूर्ण होता है, ये देखिए। प्रत्यक्ष तथा इससे हमें अप्रत्यक्ष लाभ भी होते हैं। कौन कौन से लाभ होते हैं? इससे हमें लकड़ी प्राप्त होती है, अन्न सहायक उपजों की भी प्राप्त होती है, उद्योगों की स्थापना और विकास में सहायक होते हैं, पशुओं के लिए चारा भी मिलता है, चारागाह भी बन जाता है, मनुष्यों के लिए रोजगार भी मिलता है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी होती है। ये सब किसके कारण है? ये वनों के कारण है। वन हर तरह से देखा जाए तो वन प्रत्येक तरह से हमारी या मानवता की सेवा करते हैं। इनको इस तरह से नष्ट होने से हमें बचाना बहुत ही आवश्यक है। लघु उद्योगों की स्थापना तथा विकास में भी वनों का बहुत बड़ा योगदान है। सरकार को राजस्व की भी प्राप्त होती है। इससे देखिए अप्रत्यक्ष महत्व क्या है। इसमें देखिए मृदा अपरदन को रोकता है। जो सॉइल हर वर्ष सॉइल इरोजन के द्वारा बह करके नष्ट हो जाती है, वो कौन रोकता है? मृदा वृक्ष ही रोकते हैं। जलवायु को संतुलित रखते हैं। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो है वायुमंडल में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको रोकने के लिए, उसके जलवायु को संतुलित रखने के लिए वन ही उत्तरदायी हैं। वन ही उसको रोकते हैं। बाढ़ नियंत्रण में वन ही सहायता करते हैं। रेगिस्तानी प्रसार में, जैसा कि बनाया गया, मरुस्थल रोकने में भी वनों का ही बहुत बड़ा योगदान है। जलाशयों में जल के स्तर में वृद्धि, ये वन के कारण ही होती है। जल वर्षा, वन जो है वर्षा में सहायक होते हैं। देखा, वनों से हमें वर्षा होती है, भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो हमें वन से, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें वनों से प्राप्त होती हैं। देश की रक्षा में सपोर्ट, शेल्टर मिलती है हमें। देश की रक्षा में सीमाओं पर अगर वन ना हो तो हमारे बहुत सैनिक मारे जाएं, उसमें देश की रक्षा में भी इसका सहयोग होता है। विभिन्न प्रकार की सामग्री जो लकड़ी से बनाई जाती है वो भी देश की रक्षा में सहायक होती है। सौंदर्य प्रसाधन, जितना भी सौंदर्य का सामान है वो सब हमें कहाँ से मिलता है? वनों से ही मिलता है। विभिन्न प्रकार के रंग भी हमें वनों से प्राप्त होते हैं। प्रदूषण की गंभीरता को भी कम करते हैं और हर प्रकार से मानव जीवन की रक्षा में वनों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। वनों के महत्व को देखते हुए हमारे जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा उगता हुआ पेड़ प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक होता है। तो ये उन्होंने अपना एक कोटेशन डाला जिससे जागरूकता बढ़ी। वन राष्ट्रीय संपत्ति है, सभ्यता के लिए ये नितांत आवश्यक है। वे केवल लकड़ी ही नहीं प्रदान करते बल्कि कई प्रकार के कच्चे माल, पशुओं के लिए चारा तथा राज्य के लिए आय भी उत्पन्न करते हैं। इसके परोक्ष लाभ तो और भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये तो प्रत्यक्ष लाभ हो गए, ये परोक्ष लाभ। परोक्ष लाभ कौन कौन से होते हैं? परोक्ष लाभ में कि हमें दवाई मिलती है। दवाई विभिन्न प्रकार का आयुर्वेदिक किस पे निर्भर है? आयुर्वेदिक वनों पर ही तो निर्भर है। इससे हमें विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ वनों से ही मिलती हैं। हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, जैसे अर्जुन की खाल, जिसके हम देखते हैं हरसिंगार का पौधा, अर्जुन की छाल, ये सब क्या करते हैं? इसको हम लेकर के अपनी बीमारी को दूर करते हैं। विभिन्न प्रकार की औषधियाँ हमें वनों से ही मिलती हैं। इसके अतिरिक्त वन हमें हमारे वातावरण के जैव चक्र को संरक्षित करने में भी सहायक होती हैं। जैव चक्र कैसे होता है? जो हमने अभी डिस्कस किया था कि हमें तीन प्रकार की, जैव चक्र में तीन प्रकार के फैक्टर्स होते हैं, जिसमें होता है एक प्रोड्यूसर होता है, एक कंज्यूमर होता है, एक डिकम्पोजर होता है। तो प्रोड्यूसर क्या करता है?
प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, टू प्रोड्यूस द फूड। फूड बनाने में हम किसका काम करते हैं? वनों का। वनों से हमें भोजन मिलता है, क्योंकि क्लोरोफिल की उपस्थिति में वन हमारे लिए भोजन बनाते हैं। उस बने बनाए भोजन पर हम निर्भर रहते हैं। कौन कौन से निर्भर रहते हैं? जैसे कीट है, पतंगे हैं, चिड़ियाँ हैं, ये सब किस पे? ये पत्तियाँ खाती हैं। बकरी है, जहाँ छोटे छोटे जानवर हैं, बरोइंग एनिमल्स हैं, ये सब किस पे ऊपर निर्भर करते हैं? ये इन सारी वनस्पतियों के ऊपर निर्भर रहते हैं, और इनको कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। अब ये कंज्यूमर क्या करते हैं? इनके ऊपर डिपेंड रहते हैं द्वितीय श्रेणी के कंज्यूमर। द्वितीय श्रेणी के कंज्यूमर वो कंज्यूमर होते हैं जो प्राथमिक को खाते हैं। द्वितीय श्रेणी जैसे बकरी है, बकरी को कौन खाता है? भेड़िया खाता है बकरी को। कीड़ों को कौन खाता है? चिड़िया खाती है कीड़ों को। तो अगर हम पेड़ नहीं होंगे तो पेड़ को कीड़े नहीं खा पाएंगे, कीड़ों को चिड़िया नहीं खा पाएगी, और चिड़िया को कौन खाते हैं? उससे बड़े एनिमल, टर्सरी कंज्यूमर, जैसे कि बाज, स्नेक खाता है, स्नेक को बाज खाता है। तो ये एक फूड चेन बराबर चलती चली गई है। अगर किसी भी कड़ी का अगर नुकसान होता है, सपोज पौधों का नुकसान होता है, तो प्रत्येक चीज़ नष्ट हो जाएगी। और अगर प्राइमरी कंज्यूमर ध्वस्त होते हैं, उनको भोजन नहीं मिलता है, तो द्वितीय श्रेणी के कंज्यूमर किसके ऊपर निर्भर करेंगे? अगर द्वितीय श्रेणी के कंज्यूमर नष्ट हो गए तो तृतीय श्रेणी के कंज्यूमर किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? अगर तृतीय श्रेणी के नष्ट हो गए तो फाइनल कंज्यूमर कहाँ जाएगा? ऐसी स्थिति में एक विषम परिस्थिति पैदा होगी, और धीरे धीरे इस पृथ्वी से लिविंग थिंग्स नष्ट होने के कगार पर आ जाएंगे। अब रही बात ये, जितने भी ये प्लांट और जितने भी प्रोड्यूसर हैं, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी लिविंग थिंग्स होते हैं। और लिविंग थिंग्स का क्या यूज होता है? ये कभी ना कभी डेड होंगे, क्योंकि इनके जो लिविंग के कैरेक्टर्स होते हैं, लोकोमोशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, और इसके बाद वो मृत हो जाते हैं। तो मृत होने के पश्चात यदि ऐसे ही पड़े रहे तो प्रदूषण की स्थिति आ जाएगी। प्रदूषण की स्थिति के कारण हमारा वायुमंडल, वायु प्रदूषित हो जाएगी, जिसका प्रभाव न केवल बड़े प्राणियों पर बल्कि छोटे प्राणियों पर भी पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो हम अगर हमारे वनों में अगर इनके निस्तारण की, अगर इनके डिकम्पोजिशन की व्यवस्था नहीं हुई तो क्या होगा? इनके मृत शरीर का क्या होगा? ये पड़े पड़े खराब हो जाएंगे। ये वन का जो सर्किल है, वन जो जैव चक्र का एक जो कॉन्सेप्ट है, वो नष्ट हो जाएगा। धीरे धीरे पूरी संपदा ही नष्ट होने के कगार पर आ जाएगी। तो इनका सड़ने के पश्चात वन जो लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हों या प्लांट्स हों, सड़ने के पश्चात इनके मृत शरीर से विभिन्न प्रकार के पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। एक होते हैं जब लकड़ी या पत्ती या जो भी सड़ जाएगी, पौधों के भाग, जानवरों के भाग सड़ने के पश्चात ज़मीन में ये दबे रहेंगे। दबने के पश्चात कौन इसको डिकम्पोज करेगा? इसको डिकम्पोज करता है बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव, जिनको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये कड़ी का एक पार्ट है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर जितना भी शरीर, मृत शरीर है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ये डिकम्पोज करता है। डिकम्पोज करने के बाद मृदा में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की उपलब्धि कराता है। ये पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जो पौधों को बढ़ने में सहायक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व 16 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जिसमें कि मुख्य पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व, और एक होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। तो मुख्य पोषक तत्व होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो कि हमें प्रकृति के द्वारा, ब्रह्मांड से मिलते हैं।
और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये हमें मिट्टी में ही मिलते हैं। हालांकि नाइट्रोजन की उपलब्धता हमें प्रकृति से भी होती है, क्योंकि हमारी प्रकृति में 79% नाइट्रोजन होती है। ये 79 to 80% नाइट्रोजन विभिन्न प्रकार के बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा, बिजली कड़कने से या बरसात के द्वारा ये नाइट्रोजन पृथ्वी में आ जाती है। पृथ्वी में 2 दलीय फसलों के अंदर जो छोटी छोटी गांठें होती हैं, उसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसको कहते हैं राइजोबियम। वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अपने अंदर आकर्षित करता है, और आकर्षित करके क्या करता है कि वो अपना उससे भोजन लेता है। वो भोजन तो लेता ही है, साथ ही साथ पौधों को भी नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। तो इसको कहते हैं सहजीवन, और इस चीज़ को कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्योंकि नाइट्रोजन का जिक्र यहाँ करना इसलिए आवश्यक हो गया कि पौधों में जो सकुलेंसी आती है, वनों में जो सकुलेंसी आती है, वो किसके कारण होती है? नाइट्रोजन के कारण ही होती है। वन हमारे कैसे प्रोग्रेसिव हों, अधिक से अधिक पत्तियां हमारी हरी कैसे हों, अधिक से अधिक विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हम कैसे बचें, जब तक विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व इन पौधों को हम उपलब्ध नहीं कराएंगे, इनका हम संरक्षण नहीं करेंगे, तब तक ये जीवित कैसे रहेंगे। तो बहुत ही आवश्यक है कि हम विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व, जैसा कि हमने अभी आपको वर्णन किया है कि 16 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, Fe, Mn, Zn, Cu, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम। ये बहुत सारे प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व, ये हमें मिट्टी में ही इन कार्बनिक पदार्थों से, जो कि हमें वन, लकड़ी तथा जितने प्रकार के जीव हैं उनके द्वारा प्राप्त हुए हैं, उनके सड़ने के पश्चात मिलते हैं, जिससे कि हम अपने पौधों को सारे पोषक तत्व प्रोवाइड करके उनकी हम हेल्थ को, उनके हम खुशहालीपन को हम बरकरार रखते हैं। इस प्रकार से हम कार्बनिक पदार्थ हम वनों में प्रोवाइड करते हैं। और क्या करते हैं ये कार्बनिक पदार्थ? जहाँ पर आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा सैंड है, वहाँ पर वन नहीं लगते हैं। वन क्यों नहीं लगते हैं? क्योंकि वहाँ पानी के धारण की क्षमता कम होती है, वहाँ जड़ों के विकास के लिए पानी नहीं मिलता है, पानी नीचे लीच हो जाता है, आधार, पौधों के जमने का आधार नहीं मिलता है। ऐसी जगह पर हम यदि इन कार्बनिक पदार्थ जो हमें वनों से प्राप्त हुए हैं, अगर उनको डाल करके, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सरकार को योजना बनानी पड़ेगी कि ऐसी सैंडी सॉइल में हम या तो ऐसे पौधे लगाएं जो सैंडी सॉइल में उत्तम प्रकार से जम सकें, या फिर जो वनों से ही हमें मिट्टी, वनों से ही हमें पत्ते, वनों से ही हमें विभिन्न प्रकार के तत्व मिलते हैं, उनका हम प्रयोग ऐसी जगह करें जहां पर वन नहीं उग सकते हैं। तो मुझे ऐसी आशा है और संभावना भी पूरी है कि ऐसी जगह पर पौधे उगेंगे, उन पौधों को लाभ हम लोगों को मिलेगा, हमारा वन क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और पौधों से होने वाले विभिन्न लाभ को पूरी जनरेशन ग्रहण कर सकेगी। तो सरकार को ऐसी योजना बनाना चाहिए, केवल वनों की जो भी उन्मूलन के लिए कड़े कदम उठाना चाहिए, और जो उसको क्राइम जो कर रहा है उसे कठोर की कठोर सज़ा देना चाहिए। और जितने भी प्राणी, जितने भी NGO, जो भी लोग वनों के लगाने में सहयोग करते हैं, वनों के संरक्षण में काम करते हैं, उनको पुरस्कृत करना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए, और विभिन्न कार्यक्रमों को, जैसे अपने घर की रक्षा करते हैं, इसी तरह से वो वनों की रक्षा करें, ऐसी जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए, ऐसा कि मेरा मानना है। तो वन, जैसा कि हमने आपको बताया, वन प्रत्येक प्रकार से हमारे लिए सहयोगी हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप हो या परोक्ष रूप हो। हमने देखा है कि एक जीते लकड़ी
मरते लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का, जिस दिन तेरा जन्म हुआ था, पलंग बनाता लकड़ी का। ये वन हमारे लिए इतने उपयोगी हैं कि हमें जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमारे लिए उपयोगी ही उपयोगी है। अब तो खैर कॉन्सेप्ट बदल गया है, नहीं तो जिस समय हम पैदा होते थे तो पालना वगैरह जो प्रोवाइड किया जाता था वो लकड़ी का ही बना होता था। उस समय जो जिससे हम खेलते थे, उस समय गाड़ी चलती थी पुराने समय में, उन गाड़ी, छोटी गाड़ी 3 पहिए की लगी हुई, उसके द्वारा हम लोग खड़े होते थे, वो भी एक लकड़ी का बना होता था। जब हम पढ़ने जाते थे, ब्लैक बोर्ड अब तो फाइबर के आ गए हैं, पहले समय में उन ब्लैक बोर्डों का प्रयोग भी जो हम करते थे वो भी लकड़ी के बने हुए होते थे। तो शिक्षा में भी इनका बड़ा योगदान था। इसके पश्चात कलम भी लकड़ी की होती थी। इसके पश्चात किताबें जिनको कि हम पढ़ते हैं वो भी लकड़ी के द्वारा बनाई जाती हैं, और विभिन्न प्रकार के घर जिसको हम बनाते हैं वो भी लकड़ी के बिना सहयोग के हम नहीं बना सकते हैं। इस प्रकार जब आदमी की मृत्यु होती है तो उस समय भी बांस जैसी लकड़ी का प्रयोग करते हैं हम ले जाने के लिए, और जलाने के लिए भी अब तो भट्टियाँ आ गई हैं, लेकिन अभी भी लकड़ी के द्वारा ही हम, चंदन की लकड़ी है, विभिन्न आम, नीम, पीपल, विभिन्न प्रकार की लकड़ियों के द्वारा हम अपने लोगों की अंत्येष्टि भी करते हैं। इतना महत्व वन का है जो कि हम, इतना लाभ जो है किससे मिलता है, हमें वनों से मिलता है। ये वन की उपयोगिता है, इसको हमें ध्यान में रखना होगा, उसको संरक्षित करना होगा, तभी हम अपने आप को, अपनी जनसंख्या को, अपनी प्रकृति को बचा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।